इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि नेपाली सेना यदि लड़ती तो अमेरिकी पावर को काउंटर कर सकती थी, और दूसरा सुनने को मिलेगा कि कुछ देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के राजा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नेपाल के राजा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। नमस्कार, आपको भारतीय मीडिया में कुछ विश्लेषक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि नेपाल की सेना इतनी मजबूत थी तो 30,000 25,000 माओवादियों से कैसे हार गई। यानी भारतीय मीडिया जो विश्लेषक लोग हैं वो ये विश्लेषण कर रहे हैं कि नेपाल की सेना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसे 20,000 25,000 माओवादी लोग हरा दिए। और आम भारतीय को आप पूछेंगे कि नेपाल में राजा कैसे हटा, तो कहेंगे वो सब लोग कि माओवादियों ने युद्ध में राजा को हरा दिया था, इसलिए राजा को हटना पड़ा। देखिए दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी हम थोड़ा संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताते हैं। माओवादियों को नेपाल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका का था, फिर भारतीय कांग्रेस का था, और कहीं ना कहीं चीन का भी था, क्योंकि चीन ने नेपाल के राजा को बचाने के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं की। हालांकि चीन ने माओवादियों को उस समय सपोर्ट नहीं किया। तो होता क्या है दोस्तों कि नेपाल की जो सेना है उसको राजा के द्वारा आदेश नहीं दिया गया था कि माओवादियों का सफाया करना है। यदि ऐसा हुआ होता तो जो नेपाल की सेना है, राजा की सेना है, वो 20-25 हजार माओवादियों का सफाया पूरे नेपाल से कर सकती थी, लेकिन राजा ने कभी ऐसा किया ही नहीं। इसका मुख्य कारण था कि माओवादी लोग बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार रहे थे, और राजा को लगा कि यदि हम पूरे माओवादियों का सफाया करने की कोशिश करते हैं तो नेपाल पूरा सीरिया जैसा बन जाएगा या अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा। तो नेपाल के राजा को क्या लगा कि यदि हम माओवादियों से फुल वार करते हैं तो नेपाल की स्थिति कैसी हो जाएगी, अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी, इराक जैसी हो जाएगी। तो नेपाल के किंग वीरेंद्र ने अपनी सेना को सीमित आदेश दिए थे कि माओवादियों से लड़ना ज़्यादा नहीं है, माओवादी लोग यदि हमला करते हैं तो ही उनका जवाब देना है। पूरी सेना का परिचालन कभी भी नेपाली किंग ने माओवादियों के खिलाफ नहीं किया। लगभग 1 लाख सेना तो थी राजा के पास में, तो 1 लाख सेना काफी होती है। 1 लाख सेना पूरे विद्रोह को दबा सकती थी, लेकिन राजा ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा निर्दोष आदमी मर रहे थे। आपको पता होगा कि नेपाल मीडिया या नेपाल सरकार के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 17,000 आदमी मारे गए। अब आप सोचें, यदि फुल वार हो जाती माओवादी और राजा की सेना के बीच में तो लाखों लोग मारे जाते और विदेशी ताकतें इसमें खुल के इन्वॉल्व हो जाती। आपने देखा होगा कि इराक में सद्दाम हुसैन ने गद्दी नहीं छोड़ी, लीबिया, सीरिया, आपने कई जगह देखा होगा कि इन लोगों ने गद्दियां नहीं छोड़ी अपनी, ठीक है, लेकिन नेपाल के राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसका एकमात्र कारण यही रहा है कि नेपाल की हालत इराक जैसी ना हो जाए। राजा पे इसका कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन राजा ने अपनी जो गद्दी छोड़ी वो केवल और केवल जो निर्दोष नागरिक ना मारे जाएं इसलिए छोड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा हार गया था। नहीं, आपको पता नहीं, शायद 2008 की बात है, शायद, ठीक है। उस समय 23-24 दिन बंद हुआ था। क्या हुआ था उस समय कि नेपाल के 7 राजनीतिक पार्टियों ने पूरे काठमांडू में घेराव कर दिया था, जो वहाँ का राज दरबार है, और राजा पे प्रेशर बनाया कि आप सीट छोड़े। राजा चाहता तो उस समय सेना को भेज के उस आंदोलन को जो 7 दलों ने नेपाल में किया था उसको भी कुचला सकता था, लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक चीज का साफ पता लग गया था कि अब यदि मैं ऐसा करता हूं तो बहुत सारे नागरिक मारे जाएंगे। अगर किंग वीरेंद्र हिंदू नहीं होते और उनकी जगह पे वो मुस्लिम होते, जैसे सद्दाम हुसैन था, गद्दाफी था, या सीरिया के असद सरकार है, ये इस टाइप के आदमी होते या कोई मुस्लिम होते, तो
नेपाल में बहुत सारे लाखों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाते, क्योंकि वो गद्दी नहीं छोड़ते। किंग ज्ञानेंद्र ने केवल इसलिए गद्दी छोड़ी कि हमारे निर्दोष नागरिक ना मारे जाए। नेपाल की जो सेना थी उस समय 90,000 1 लाख के करीबन थी। वो आराम से माओवादी आंदोलन को कुचल सकती थी, लेकिन उसने नहीं कुचला। और जब 7 दलों ने काठमांडू में राज दरबार का घेराव किया तो जाके किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी सीट छोड़ी, क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र को एक ही चीज लगा था कि यदि अब मैं कुछ करता हूं तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। आपको तो पता होगा कि आजकल अत्याधुनिक हथियार होते हैं। लगभग 20 साल पहले, कितने साल, ये 12 साल पहले लगभग, तो उस समय नेपाली सेना के पास इतनी ताकत जरूर थी कि वो माओवादी आंदोलन को कुचल सकती थी। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ने ऐसा नहीं किया, और किंग ज्ञानेंद्र ने कभी भी पूरी सेना को माओवादियों के खिलाफ नहीं उतारा। वो क्यों नहीं उतारा, उसका हमने आपको कारण बता दिया। एक ही कारण है उसका मात्र एक कारण था कि हमारे निर्दोष लोग ना मारे जाएं। तो जब 7 दलों ने घेराव किया तब किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी सीट छोड़ी। लड़ाई करके नहीं, माओवादियों ने नेपाली सेना को बिल्कुल नहीं हराया था। हाँ, कहीं कहीं पे होती थी, उनकी लड़ाइयाँ आपस में होती थी। कभी नेपाली सेना हारती थी, कभी माओवादी हारते थे, ऐसा होता रहता था। लेकिन यदि आप कहते हैं कि माओवादियों ने युद्ध में हरा के और राजा की गद्दी छीनी है, तो ये 100% गलत है। राजा ने अपनी गद्दी खुद छोड़ी है। जब 7 दलों ने नेपाल राज दरबार का घेराव किया था, तब वो जो 7 दल थे वो लड़ाई वाले नहीं थे, वो राजनीतिक पार्टियां थी। ठीक है, तो राजा ने राजनीतिक पार्टियों के दबाव में अपनी सीट छोड़ी, ना कि युद्ध में हार के। युद्ध में राजा की हार नहीं हुई थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि किंग ज्ञानेंद्र को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने नहीं दिया, क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र ने शांति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने यहाँ से राजशाही को ही खत्म कर दिया, जो कई 100 साल तक चली थी। तो किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी सीट शांति की रक्षा के लिए, देश के निर्दोष आदमियों की रक्षा के लिए अपनी सीट छोड़ी, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। लेकिन यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, ये बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि ये अपने ही आदमियों को शांति का नोबेल पुरस्कार देते हैं, और जिन्होंने हकीकत में शांति की स्थापना की है उनको ये शांति का पुरस्कार नहीं देते हैं। यहाँ भी दलाली चलती है शांति के नोबेल पुरस्कार में। जिसकी ज्यादा पहुंच है उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है शांति का, और जिसकी पहुंच नहीं है उसको नहीं मिलता है। यहाँ पर पक्षपात होता है नोबेल पुरस्कार में, और देखा जाता है कि कौन आदमी अपने ग्रुप का है। जो अपने ग्रुप का है उसको मिल जाता है, जो अपने ग्रुप का नहीं है उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी धांधली होती है। जबकि किंग ज्ञानेंद्र को शांति वाला नोबेल पुरस्कार बिल्कुल मिलना चाहिए था। तो इस वीडियो से आप क्या समझे कि नेपाल की सेना माओवादियों से हारी नहीं थी। नेपाल के जो किंग थे उन्होंने अपने आप अपनी सीट छोड़ी थी। भारत में कुछ मीडिया एंकर लोग ऐसा कहते हैं कि नेपाल की सेना हार गई थी। नहीं, नेपाल की सेना नहीं हारी थी। राजा ने अपनी गद्दी खुद छोड़ी। क्यों छोड़ी? कि हमारे देश के निर्दोष नागरिक ना मारे जाएं। धन्यवाद।